हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लगातार वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा मित्र। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही कहते चले आए, आज फिर मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो सम्मान अध्ययन को ध्यान में रखते हुए बनाऊँगा और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है मित्र, और लगभग इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो लगभग सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए हैं, उपयोगी हैं। ठीक है मित्र, और ज़्यादातर मेरा ध्यान तथ्य देने के साथ साथ आपकी उस विषय पर समझ बनाने के लिए भी होती है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के बाद मैंने ताम्र पाषाण काल पढ़ा और ताम्र पाषाण काल के बाद मैंने महापाषाण काल पर आज वीडियो बनाया है। ठीक मित्र, तो आइए महापाषाण काल के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं मित्र। लेकिन महापाषाण काल का जो आज का वीडियो है मित्र, यहाँ से जो प्रश्न हैं वो तो मान लीजिए बहुत ही कम आते हैं, बट ये है कि अगर इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो एक इतिहास की जो समझ है वो नहीं बन पाती है, उसको यहाँ पर बनाना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो महापाषाण काल से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे महापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, जैसे इसका विस्तार कहाँ था, जैसे महापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, इसको मेगालिथ के नाम से जाना जाता है कि माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है कि पोलियोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए किस लिथ से नाम से जाना जाता है, मेगालिथ, पोलियोलिथ कि माइक्रोलिथ? तो ध्यान में रखिएगा, पोलियोलिथ को हम पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं, माइक्रोलिथ को हम मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं और मेगालिथ मध्य पाषाण का महापाषाण काल को हम जानते हैं मित्र। ठीक है, ये 1000 BC के संदर्भ में बात हो रही है, जबकि पाषाण काल समझिए कब से बात हो रही थी। यानी पाषाण काल की बात वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले नवपाषाण काल था। यानी कि जिस समय हमारे के यहाँ उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता चल रही थी, उस समय दक्षिण भारत में महापाषाण काल की बात हो रही थी। महापाषाण काल की चर्चा उत्तर भारत के इतिहास में नहीं है, महापाषाण काल की जो चर्चा होती है वो दक्षिण भारत के संदर्भ में होती है। तो पहले आइए इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए मित्र, यहाँ पे 4 हेडिंग लिखी गई है और ये चारों हेडिंग पर मुझे विचार करना है, इसी पर मुझे वार्तालाप करना है और इसी चीज़ को आपको समझाना है। पहला यहाँ पर है कि महापाषाण का विस्तार। तो पहली हेडिंग है महापाषाण का विस्तार। महापाषाण का जो विस्तार है मित्र, ध्यान रखना, महापाषाण का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत के सुदूर राज्य है। सुदूर राज्य का मतलब एक तरीके से इसे प्रायद्वीपीय सिरा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय सिरा या सुदूर दक्षिण राज्य, जिसको हम तमिलनाडु और केरल राज्य को शामिल करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं मित्र? एक केरल राज्य हो जाएगा आपका, एक केरल राज्य हो जाएगा और दूसरा तमिलनाडु का जो क्षेत्र होगा वो होगा मित्र। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु है, ये जिसको हम सुदूर दक्षिण कहते हैं, वहाँ से महापाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्र, अब दूसरी हेडिंग है साक्ष्य। तो इसके साक्ष्य किससे प्राप्त होते हैं मित्र? तो जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो आवाज से प्राप्त होते हैं और दूसरा जो होता है वो कब्र से प्राप्त होता है। इनके कब्र से प्राप्त होता है और एक आवाज़ से, इन दोनों के माध्यम से महापाषाण काल के बारे में पता लगाया जा सकता है कि आखिर में इनकी जीवन की स्थिति कैसे थी। जीवन की अगर हम बात करते हैं तो जीवन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के पर्यावरणों के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के इनके बारे में जानकारी जो देने का प्रयास करता है मित्र, वो कब्र कहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप जानने की पूरी तरीके से कोशिश कर लीजिएगा। जो ये कब्र की बात यहाँ पर होती है, जो यहाँ पर कब्र के संदर्भ में जो बातें यहाँ पर कही जाती है, उसी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्र, जो एक तरीके से यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि महापाषाण से आज से क्या लगाया जा सकता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिए। यहाँ पर बताया जाता है कि जो सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोग थे, जो सुदूर दक्षिण में रहने वाले
लोग थे मित्र, उन जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको दफना दिया जाता था, और उनके दफनाने के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों से उनको क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। चारों तरफ चट्टान लगा दिए जाते थे। किसके चट्टान? बड़े बड़े पत्थरों को चट्टान से ढक दिया जाता है। जब वही कब्र के ऊपर बड़े बड़े चट्टान से जब इनको ढक दिया जाता है मित्र, बड़े बड़े चट्टानों से जब इनको ढक दिया जाता है तो इसी को हम महापाषाण काल के रूप में जानते हैं। बड़े बड़े चट्टानों से ढक देना। हाँ, ध्यान रखना, महापाषाण काल पाषाण काल का हिस्सा नहीं है। पाषाण काल का मतलब पूरा पाषाण काल का हिस्सा नहीं है, न तो मध्य पाषाण काल का हिस्सा है, न तो नव पाषाण काल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से इनको कहीं न कहीं दबा दिया जाता था दक्षिण भारत में। ठीक है मित्र, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से लेकर, जबकि पाषाण काल का टाइम पीरियड आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो फिर से मैं कहता हूँ, महापाषाण काल का मतलब सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोगों की जब मृत्यु हो जाती थी, उनको दफन करने के बाद उनके चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों का ढेर लगाकर एक गुंबद की तरह खड़ा कर देना ही महापाषाण के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं मित्र, इनके स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए मित्र, ये बहुत एक तरीके से इनके बौद्धिकता का विकास 1000 BC में उतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता के टाइम में उत्तर भारत में हुआ था। ये एक तरीके से उन्नत खेती नहीं करना चाहते थे। इनका जीवन एक तरीके से आखेटक टाइप का जीवन था। शिकार करते थे, ये अपने जीवन जो होते थे वो शिकार पर ही निर्भर होते थे। कृषि के बारे में इनको बहुत विशेष जानकारी थी, लेकिन उन्नत किस्म की कृषि ये नहीं कर पाते थे। खेती वगैरह करते थे, कच्चे मकानों बनाकर ये रहते थे, बट था क्या नहीं, इनके पास उन्नत किस्म की खेती नहीं थी और बेहतरीन तरीके से मित्र ये हथियार का उपयोग नहीं कर पाते थे। कारण ये था कि इनके उसके बारे में, कला का बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी आर्थिक और राजनीतिक और जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी। किससे बेटर नहीं थी? तो उत्तर भारत से। देखिए मित्र, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1000 BC के बारे में आप जरा सोचिए। 1000 BC में उत्तर भारत की अगर सभ्यता के बारे में देखेंगे तो इसके पहले उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखेंगे ऋग वैदिक काल में भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेवलपमेंट हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में भी लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके थे। यहाँ पर सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था मित्र। इसके बाद मैंने बताया था कि 1000 से दूसरी शताब्दी तक यहाँ पर महापाषाण काल का युग था। और जरा आप आइए उत्तर भारत में देखिए, इस समय में आप देखिए पूरे महाजनपदों का एक तरीके से उत्तर भारत में विकास हो चुका था। मगध साम्राज्य पूरी तरीके से विस्तार कर लिया था मित्र। यानी कहने का मतलब उत्तर भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। यहाँ पर तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक सब अपने चरम उत्कर्ष के रूप में विकास हो चुके थे। बट यहाँ पर दक्षिण भारत में उस समय लोग एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आदिमानवीय टाइप की जीवन जी रहे थे, जबकि उत्तर भारत में लोग एक सभ्य मानव की ज़िंदगी जी रहे थे। इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है मित्र? इस बात की जानकारी पाषाण काल के संदर्भ में इस बात की जानकारी हमको मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा। मेगास्थनीज जो एक यूनानी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसकी एक पुस्तक का नाम था इंडिका। उसी इंडिका में दक्षिण भारत में एक राज्य पड़ता है पांड्य राज्य, उस पांड्य राज्य की उन्होंने चर्चा किया था। इसके बाद अशोक का एक अभिलेख है मित्र, दूसरा अभिलेख। उस अभिलेख में भी पांड्य और चोल जैसे राज्यों की चर्चा कही गई है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो दक्षिण भारत में थे वहाँ पर 3 राज्य का डेवलपमेंट हुआ मित्र। एक चोल राज्य, एक चेर राज्य और एक पांड्य राज्य। यही आगे चल के दूसरी शताब्दी में मित्र एक तरीके से संगम युग का प्रारंभ होता है। अच्छा, ये जो मित्र दक्षिण भारत के राज्य थे, इसमें से आगे चलकर चोल राज्य बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि इतने सालों तक पिछड़ा हुआ दक्षिण भारत का चोल राज्य एक समय ऐसा है कि पूरे भारत के इतिहास में अगर आप उठा के देख लोगे,
पूरे भारत के इतिहास में उठा कर अगर आप देख लोगे, हर एक वंश से आप उठा कर देख लोगे, ऐतिहासिक काल से अगर आप उठा कर देख लोगे, तो मौर्यों के बाद यानी मौर्य वंश के बाद अगर भारत में कोई दूसरा वंश सबसे अधिक विस्तार किया है अपने साम्राज्य का, तो वो चोल वंशों ने किया था। कैसे किया था मित्र? जो हजारों वर्षों तक उत्तर भारत से कल्चर से इतना पिछड़ा होने के बावजूद भी ये अपने आप को कैसे उठा लिया, ये एक प्रश्न आपके मन में बनना चाहिए। कैसे उठा लिया? तो आइए जरा हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कैसे महापाषाण काल में रहने वाले एक तरीके से उन्नतशील मानव ने कैसे उन्नति करना सीखा। तो जरा सीखिए, जब अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया मित्र, उसने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो उस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के साथ साथ तमाम प्रकार के ऐसे व्यापारी थे, तमाम प्रकार के ऐसे उत्तर भारत के धर्म के लोग थे कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पर आए? दक्षिण भारत में आए। उत्तर भारत के व्यापारी दक्षिण भारत में आए और यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आया और दक्षिण भारत में एक तरीके से संक्रमण हुआ। भाई जब संक्रमण होगा, लोग आएंगे तो आपस में क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया करेंगे तो क्या होगा? संबंध बनेगा। संबंध बनेगा तो एक दूसरे के विचारों का ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब कि जो दक्षिण भारत के लोग सीखे, चोल इतना ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? उत्तर भारत के लोगों ने ही व्यापार करने की कला उनको बताई। उत्तर भारत के लोगों ने उनको कृषि करने की कला बताई। ठीक है, तमाम प्रकार के उत्तर भारत के लोगों ने इस तरीके से, उत्तर भारत के लोगों का मतलब ये है मित्र कि उस समय जो वैदिक काल के लोग थे या जो महाजनपदों के लोग थे, वो व्यापार करने के लिए आए तो आपस में संबंध स्थापित किए, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी सीखें। ठीक है मित्र, इस चीज़ को भी आप जानते रहना। फिर जब आए, कौन आया? उत्तर भारत के लोग आए धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए। जब आए तो फिर क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत के सुदूर के लोग रहने वाले थे, केरल और तमिलनाडु, तो इन तीन राज्य का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ मित्र। तब उससे बाद हुआ क्या? हुआ ये कि दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले से थी। जैसे ये समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ मोती बहुत अधिक पाई जाती थी। इसके बाद यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मसाले होते थे। कोणार्क का नाम सुना होगा। उधर साइड में आप देखे होंगे, यहाँ पे सोने भी बहुत पाए गए मित्र। ठीक है, तो मसाले से धनी होना, मोती से धनी होना, ये तमाम प्रकार के ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर पहले से थी। लेकिन सवाल ये होता है कि खेती करने की इनके पास उन्नति नहीं थी, तो कृषि करने की भी उन्नति इनको देने वाला कौन आ गया? कृषि करने के संदर्भ में उत्तर भारत ने इनको दिया। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। ठीक है मित्र, लेकिन एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि उत्तर भारत में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि भाई वहाँ पे मैदानी भाग है। ठीक है, जहाँ पे मैदानी भाग होगा तो वहाँ कृषि करने के चांस अधिक होंगे, तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं तो वैसे ही पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जो दक्षिण भारत के रहने वाले लोग थे, वो एक तरीके से प्रायद्वीपीय भाग था, वो एक तरीके से पठारीय भाग था। ठीक है, पठारी भाग होने के कारण वहाँ पत्थर ही पत्थर पाए जाते थे, तो कृषि करने के लिए कोई विशेष प्रकार के उपजाऊ मैदान नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो अपने आप को उतना ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए। लेकिन उत्तर भारत के लोग थोड़ा से बुद्धिजीवी थे, क्योंकि उनके अंदर उत्तर भारत में वो प्रकृति ने वो चीज़ें प्रदान की थी कि अपने आप को सृजनात्मक रूप से आगे बढ़ा सकें बौद्धिकता को, और वही बौद्धिकता को लेकर दक्षिण भारत में आए। और फिर दक्षिण भारत वाले लोगों ने भी तेज़ी से इस पर कार्य करना चालू किया और इतना आगे निकल गए कि जो रोम, आप जानते हैं मित्र, रोम के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर मसाले खरीदने के लिए आते थे और बहुत बड़ी मात्रा में कहीं न कहीं विदेशी मुद्रा को दक्षिण भारत ने प्राप्त किया। इसी मुद्रा को प्राप्त करते दक्षिण भारत बहुत एक तरीके से धनी के रूप में डेवलपमेंट हो गया। और आप जानते हैं मित्र, अगर इंसान के पास धन आने लगता है तो लोग कहते भी हैं कि दिमाग भी बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। ये बात सही है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर तेज़ी से धन आने चालू हो गया, तो ये धीरे धीरे विकास करते चले। आप देखे होंगे कि 11वीं सदी के आसपास अगर आप देखेंगे,
चोलों का विकास, जो संगम वंश के चोल के बाद फिर आगे चोल अपने आप को सक्रिय करते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा, राजराज का नाम सुना होगा, राजेंद्र प्रथम का नाम सुना होगा, राजेंद्र तृतीय का नाम सुना होगा। ये सारे लोगों ने किया क्या मित्र, इन्होंने पूरी श्रीलंका और इंडोनेशियाई वाले जैसे क्षेत्रों पर ही केवल कब्जा नहीं किया, बल्कि ये अपने समय में उत्तर भारत तक भी आकर साम्राज्य विस्तार करने की पूरी कोशिश की, यानी कि यहाँ राजाओं को पीछे उन्होंने खदेड़ा। समझ सकते हैं। तो मित्र ये इतिहास मुझे क्या बताता है? इतिहास मुझे यही बताता है कि समय से बढ़कर कोई बलवान नहीं होता है, और मेहनत से बढ़कर। अगर आप एक परिश्रमशील व्यक्ति हो तो आप एक का समय भी साथ देता है। जैसे कि सीखा यहाँ पर, लेकिन सीखते सीखते इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया मित्र, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, और सृजनात्मक रूप से इन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट करते ही चले गए। आगे चलकर आप देखेंगे, क्या नाम है, आगे चल के आप देखेंगे तो वहाँ पे पल्लव वंश बहुत शक्तिशाली के शासक के रूप में उभरते हैं मित्र। वही पल्लव वंश जो पुलकेशियन द्वितीय को, पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था, और वो पुलकेशियन द्वितीय जो हर्षवर्धन को पराजित किया था। इतने समय आते आते दक्षिण भारत कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके थे, और उत्तर भारत कितना धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया था। ऐसा क्यों? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, इसकी एक तरीके से पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करिए। बाद में मैं आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ा के पूरी इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आप एक एक चीज़ को थोड़ा से धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा मित्र। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विस्तार होगा। महापाषाण के बाद का जो युग आता है मित्र, वही आता है संगम युग। क्या आता है? संगम युग। आप देखेंगे दूसरी तीसरी शताब्दी के समय संगम युग का प्रारंभ हो जाता है। ये तीनों शक्तियाँ धीरे धीरे क्या आ जाती हैं? प्रबल के रूप में आ जाती हैं, यानी कि उन्नत की अवस्था में ये आ जाती हैं। लेकिन इसके पहले देखिए, इसके पहले जब उत्तर भारत में वैदिक काल में महाजनपदों का उदय हो रहा था, तो यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी, बड़ी खराब थी, बड़ी गरीबता थी, मैच्योरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिपक्व नहीं होते थे। तो महापाषाण काल से संदर्भ में आप क्या समझें? महापाषाण काल के समय आप ये समझिए, पहली चीज़ तो ये पाषाण काल का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज़, इसको मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज़, इसका दक्षिण भारत में विस्तार कहाँ पे हुआ था। चौथी चीज़ आप ये जान लीजिए कि संगम वंश में कौन कौन से यहाँ पे शासक आए। फिर इसके बाद आप ये जान लीजिए कि इनके संदर्भ में संगम युग में चोल राज्य के बारे में उत्तर भारत में कहाँ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप जानने का प्रयास करिएगा। तो मुझे लगता है मित्र हमारी बातें आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इतिहास जानने के स्रोत। जी हाँ, इतिहास जानने के स्रोत आपके सामने आएगा। वो भी अपने आप में बहुत ही मोस्ट वीडियो होगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और इतिहास जानने के स्रोत में पढ़ने से आपका एक दो क्वेश्चन तो वहाँ से फिक्स ही हो जाएगा। इतना बता देंगे कि वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके फिक्स निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको महापाषाण काल का वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। जय भारत।